अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो हम इस लेक्चर के अंदर ना इनिशियली केमिकल इक्विलिब्रियम को उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम जो इनिशियल फेज डिस्कस कर रहे हैं वो है होमोजेनस इक्विलिब्रियम। मानो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे केसी की वैल्यू के हवाले से, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके हवाले से हमारे पास तीन तरह के न्यूमेरिकल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आप चार भी कह सकते हैं, तीन तरह के न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम ये मालूम करने की तरफ जाएंगे कि केसी की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है ना। केसी की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है। अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास सवाल होगा या दूसरी तरह का न्यूमेरिकल होगा कि हम किस तरह से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केसी, है ना। पहले सवाल में ये था कि केसी मालूम कैसे कर सकते हैं, और दूसरे सवाल या दूसरी टाइप के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम केसी की वैल्यू अगर गिवन हो तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कैसे मालूम कर सकते हैं। और फिर तीसरा हमारे पास ये होगा कि हम इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे मालूम कर सकते हैं एक रिएक्टिंग मिक्सचर की, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। चौथी अगर हम इसकी टाइप करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि भाई देखो हम इसमें ये बात कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है या नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो रहा है या बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो रहा है। खैर, फिलहाल हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो ये कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है। इसके लिए चंद बातों को, अजम्पशंस को समझना बड़ा जरूरी होगा, ठीक है ना। चंद अजम्पशंस को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगर हमें केसी की वैल्यू डिटरमिन करनी है, अगर हमें केसी की वैल्यू डिटरमिन करनी है तो उसके लिए हमें लाजमी तौर पे क्या पता होना चाहिए? हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए। केसी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए। मानो मैं इसको कह रहा हूं एम ई, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम नहीं है, केसी मालूम नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मालूम होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे मालूम कर सकते हैं हम, है ना। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे मालूम कर सकते हैं? तो देखो, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करने का तरीका होता है कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन में से मानो मैं एम आई कह देता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन में से अगर मैं माइनस कर दूं चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी कि ये वैल्यू। अब इससे क्या मुराद है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं, इन रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे खर्च तो होता नहीं है, यानी कुछ ना कुछ मिकदार रिएक्टेंट की बच जाती है हमेशा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन की ये पहचान है कि उसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे खर्च नहीं होता, कुछ ना कुछ मिकदार बच जाती है। यानी मानो हमारे पास रिएक्टेंट मुकम्मल खर्च नहीं हो रहा तो उसमें कुछ मिकदार ही खर्च हो रही है। वो कुछ मिकदार क्या है, मान लेते हैं वो कुछ मिकदार हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन है। तो जो इनिशियली हमें दी गई थी उसमें से माइनस कर दीजिए वो मिकदार जो खर्च हुई है, दैट चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जो बच गई है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। और आसान अंदाज में समझाते हैं इसको। देखिए, हमारे पास तीन तरह की कंसंट्रेशन लेके चलेंगे हम इस पूरे टॉपिक के अंदर। दैट एक है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, एक है हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन, एक है हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, लेकिन इनिशियल और चेंज भी उसके लिए अहमियत रखती है, ठीक है ना। अब इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, चेंज से क्या मुराद है और इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, इसको तो मैं आसान से अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो तुम्हारे पास 100 रुपए थे तो तुम घर से लेके निकले, ठीक है ना। 100 रुपए तुम घर से लेके निकले और फिर तुमने इस दौरान उन 100 रुपए में से कुछ चीज खरीदी, कोई चीज खरीदी, और जब तुम वापस घर पे आए तो तुम्हारे पास 100 रुपयों में से कुछ ना कुछ रुपए बच गए हैं, ठीक है ना, मुकम्मल खर्च नहीं हुए।
रिमेंबर हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जिनमें मुकम्मल खर्च नहीं होते हैं। तो मानो अगर तुमने 100 रुपए खर्च किए, 100 रुपए लेके चले, और 100 रुपए में से तुम 20 रुपए बचा के लेके आ गए, तो इसका मतलब ये है कि तुमने 100 रुपए लेके चले, 20 रुपए बच गए, तो खर्च कितने हुए? 80 रुपए। तो मानो वो जो 80 रुपए तुमने खर्च किए, दैट्स चेंज इन कंसंट्रेशन। एक और अंदाज से सुनो, 100 रुपए लेके चले, 70 रुपए खर्च हो गए, तो भैया बचे कितने? 30 रुपए। तो वो जो 30 रुपए बचे हैं, वो जो 30 रुपए बचे हैं, दैट उस दरअसल मिकदार को उस दरअसल मिकदार को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, बच जाने वाली मिकदार। इक्विलिब्रियम को अगर हम आसान से अल्फाज में समझाने की कोशिश करें तो हम कहेंगे बच जाने वाली मिकदार। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? चलिए इस बात को हम जरा एक जनरलाइज वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं। मानो एसिडिक एसिड हमारे पास इनिशियली जो भी दिया गया है दैट इज ए। मानो ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, बी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। और क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट तो होती नहीं है, तो मान लो ये जीरो और ये भी जीरो, क्यों? ये दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि कुछ ना कुछ मिकदार एसिड की और अल्कोहल की खर्च हुई होगी। कितनी मिकदार खर्च हुई होगी? मान लेते हैं वो है खर्च मतलब माइनस कितनी? एक्स। ध्यान में रखिएगा, ए एक्स बराबर नहीं होंगे, एक्स वुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन द ए। ए हमेशा एक्स से बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता कभी भी ए और एक्स। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा एक्स का ना कोफिशिएंट होगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है, एक्स का हमेशा कोफिशिएंट होगा, एक्स का हमेशा कोफिशिएंट होगा। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो 1x 2x 3x 4x। ए के साथ ऐसा नहीं है, बी के साथ ऐसा नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन में कोफिशिएंट नहीं लगेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन में कोफिशिएंट लगेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्स का कोफिशिएंट कहाँ से पता चलेगा? तो हम वो इक्वेशन के मोल देखेंगे, तो हम कहेंगे एसिडिक एसिड के कितने मोल हैं? 1 है ना, तो एक्स के भी कितने हो गए? 1 मोल। सेम फॉर द अल्कोहल, ये भी रिएक्टेंट है तो खर्च हो रहा होगा, खर्च का सिंबल माइनस, और कितने? 1x। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिखते तो भी चलेगा ना। अब ये क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट खर्च नहीं होती है, प्रोडक्ट बनती है, बनने का सिंबल है प्लस। कितनी बन रही है? जितना ये खर्च हो रहा है उतना ही ये बन रही है, 1x। सेम ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस 1x। ये प्लस और माइनस सिर्फ यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये प्लस और माइनस सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं कि माइनस है यानी रिएक्टेंट है तो खर्च हो रहा होगा, प्लस है तो ये बन रहा होगा। अच्छा अब देखो, हमने कहा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है? तो हम कहेंगे भाई अगर हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट के लिए, तो इन दोनों को इनिशियल में से चेंज को माइनस कर दें। रिएक्टेंट के लिए ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा बी माइनस एक्स। और प्रोडक्ट में क्या कर दें? प्रोडक्ट तो बढ़ती है, प्रोडक्ट में इजाफा कर दें, तो 0 + x, 0 + x तो क्या हो निकलेगा? एक्स ही निकलेगा। ये भी 0 + x तो क्या निकलेगा? एक्स ही निकलेगा, है ना। वरना फिर क्या कहते हैं, अगर ये जीरो नहीं होता, कुछ भी होता, मतलब मान लो सी होता या डी होता, तो C + x D + x कहते थे। लेकिन अभी तो जीरो ही है ना, अभी क्या है? ये जीरो। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास आइस कंसंट्रेशन का, बच्चों ये बहुत अहम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन, एक्स का कोफिशिएंट, ये बहुत अहम है। एक्स का कोफिशिएंट बहुत अहम है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट। अच्छा चलो, अब जब इससे बाहर निकलेंगे, इससे बाहर निकलेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल का हिस्सा क्या है? सवाल को थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 30 ग्राम एसिडिक एसिड दिया गया है, ठीक है, और 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल दिया गया है। ये दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है ना। इनको क्या कर रहे हैं? वो मिक्स कर रहे हैं,
एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर और फिर छोड़ देते हैं कि इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हें क्या किया गया है, यहाँ पे तुम्हें मासेस दिए गए हैं, तो तुम्हें मास ऑफ एसिडिक एसिड गिवन है, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल गिवन है, यानी एसिडिक एसिड ये है, इथाइल अल्कोहल ये, इनके मासेस दिए गए, इनको कहते हैं डब्ल्यू, इनको कहते हैं मासेस डब्ल्यू, ठीक है। और ये मास कौन सा है, इनिशियल मास है ये। मैंने क्यों कहा इनिशियल मास है, क्योंकि इनको मिलाया गया है टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास इनिशियल मास, ये हो गए मेरे पास इनिशियल मास, इनिशियल मास ऑफ एसिडिक एसिड, इनिशियल मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, ये होगा इनिशियल मासेस। अच्छा फिर क्या हुआ, आगे चलें, आगे चलें तो क्या होता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर 10 ग्राम अनयूज्ड एसिड मौजूद है, अनयूज एसिड से मुराद ये कि ये जो एसिडिक एसिड था ना, ये जो एसिडिक एसिड था ना, ये दरअसल 10 ग्राम अनयूज्ड स्टेट में मौजूद है। कब, जब इक्विलिब्रियम आ गया। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली थी कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो मुकम्मल खर्च नहीं होगा, तो देखो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ क्या, हमारे पास एसिडिक एसिड था 30 ग्राम, जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो हमारे पास जो मिकदार दी गई है, मास ऑफ एसिडिक एसिड है, वो कितना है, 10 ग्राम। अब इस मास को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम मास, मास ऑफ एसिडिक एसिड एट इक्विलिब्रियम, है ना, मास ऑफ एसिडिक एसिड एट इक्विलिब्रियम। हमने क्यों कहा ये मास ऑफ एसिडिक एसिड एट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि सवाल में उन्होंने बताया कि जब इक्विलिब्रियम आ चुका था, मिलाया कितना था, 30 ग्राम एसिडिक एसिड, 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल, तो जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम आने पे 10 ग्राम एसिडिक एसिड बच गया। अच्छा अब ऐसा नहीं है कि इथाइल अल्कोहल नहीं बचा होगा, बच्चों रेशो के हिसाब से इथाइल अल्कोहल भी बचा होगा, बस सवाल में उन्होंने हमारे साथ ये चालाकी करी कि सिर्फ एक का मास बता दिया कि इक्विलिब्रियम पे इतना है, और दूसरे का हमारे ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुम खुद ही मालूम कर लो इसकी मदद से, हम नहीं बता रहे तुम्हें, हम है चालाक, है ना, हमें समझदार, हमें जानना है कि तुम्हें आता है ये काम, नहीं है, नहीं या नहीं आता, कि अगर एक की बची हुई मिकदार दे दें तो क्या तुम दूसरे की बची हुई मिकदार मालूम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ये काम तुम्हें खुद करना है, ठीक है। तो मानो तुम्हें 3 मासेस दिए गए हैं, 2 एसिड के, एक इथाइल अल्कोहल का, और मालूम क्या करना है तुम्हें, केसी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए डाटा बनाएंगे। जहन में रखिएगा, हमारे पास ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये दरअसल कंसंट्रेशन का टॉपिक है। इसमें हम ए, बी या एक्स, ये सब कंसंट्रेशन, मानो मोलैरिटीज हैं, मोलैरिटीज हैं। अब अगर ये सब मोलैरिटीज हैं तो जहन में रखिएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, और अगर मैं मास में इसको कन्वर्ट कर लूं तो मैं कहूंगा मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर मोल नहीं दिए गए, मास दिया गया, तो भी ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है मेरे पास, ये भी मोलैरिटी का फॉर्मूला है मेरे पास। तो ये हमारे पास दरअसल मेन कंसर्न है। देखिएगा, जहन में रखिएगा, केमिस्ट्री का यूनिट मास नहीं होता, केमिस्ट्री का यूनिट मोल होता है, सॉल्यूशन में मोलैरिटी होता है या मोलैलिटी होता है ना, सॉल्यूशंस में मोलैरिटी या मोलैलिटी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के यूनिट की बात करें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें, तो मोल या मोलैरिटी यूनिट बनेगा, मास नहीं बनेगा, मास फिजिक्स का यूनिट है। अब अगर मास दिया गया है तो पहले से केमिस्ट्री के यूनिट में कन्वर्ट करें, क्या मतलब ये कि हम इन सब की पहले कंसंट्रेशन मालूम करें, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले मासेस को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लें, टू फाइंड मोलैरिटीज, ठीक है ना। अब देखो मोलैरिटी मालूम करनी है, तो मोलैरिटी मास किस किस के दिए गए हैं, एसिडिक एसिड के, तो हमने बोला फॉर एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का मतलब होता है CH3 3 अब एसिडिक एसिड के बच्चों 2 मासेस दिए गए हमें, है ना, एसिडिक एसिड के 2 मासेस दिए गए हमें। अच्छा भाई कौन कौन से 2 मासेस दिए गए, हमने बोला देखो एक एसिडिक एसिड का मास दिया गया है हमें
इनिशियल, है ना, इनिशियल मास दिया गया है। तो इनिशियल मास का मतलब है इनिशियल मास को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, तो मान लो हम इसको क्या कह लेते हैं, एम आई मालूम करना है इसका, ठीक है ना। हमें क्या मालूम करना है, एम आई। और एसिडिक एसिड का एम आई हमारे पास मालूम करना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलेंगे देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। अब क्योंकि हमने इनिशियल की बात करी है, तो मानो मैं इनिशियल मास कह देता हूँ इसको, तो वैसे इनिशियल कंसंट्रेशन कह देता हूँ, ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन कह देता हूँ। अच्छा, अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें तो देखो, एसिडिक एसिड की एसिडिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन, एसिडिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर मानी है हमने, ए के बराबर। दैट मीन्स एम आई फॉर एसिडिक एसिड इज ए, यानी ए की वैल्यू मालूम करनी है। अब वो कैसे मालूम करेंगे, डब्ल्यू आई कितना दिया गया है इसका, तो देखो हमने ऊपर लिखा था, डब्ल्यू आई कितना है इसका, 30, है ना, डब्ल्यू आई कितना है इसका 30, हमने यहाँ पे लिख दिया 30 ग्राम। अच्छा, अब एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो निकलेगा 60। अच्छा, अब वॉल्यूम कितना है, तो चलो सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। क्या सवाल में कहीं वॉल्यूम दिया गया है, सवाल में कहीं वॉल्यूम का डिस्कशन है, तो सवाल में, पूरे सवाल में कहीं वॉल्यूम का डिस्कशन नहीं है, तीन मासेस हैं, दैट्स इट। अब वॉल्यूम नहीं है, हमने बोला भाई मोलैरिटी के लिए तो वॉल्यूम की जरूरत होती है, चलो मास दिया, मास से हमने उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन मोलैरिटी मालूम करने की तो वॉल्यूम भी चाहिए होता है, वॉल्यूम तो सोल्यूशन मालूम होना चाहिए, मोलैरिटी के लिए लाजमी है। तो अब क्या करें, हम बोलेंगे भाई वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है तो फिर इसे वन मान लिया जाएगा। अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है तो इसे क्या करेंगे, हम वन मान लेंगे ना। अब अगर इसे वन मान लेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या निकलेगी, 30 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5 मोलर, मोलर मतलब मोल पर डीएमपी। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 मोलर या 0.5 मोल पर डीएमपी, है ना। मानो हमने ए की वैल्यू मालूम करी, चलो ए की जगह ए की वैल्यू लिख दें 0.5, ठीक है ना। अब एसिडिक एसिड की हमारे पास ना सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई थी, बल्कि एसिडिक एसिड की अनयूज्ड अनयूज्ड मिकदार भी दी गई थी, दैट डब्ल्यू ई, है ना, डब्ल्यू ई भी दी गई थी, अनयूज्ड मिकदार भी जो दी गई थी। अब अनयूज का मतलब क्या होगा, हमने बोला भाई ये जो अनयूज्ड अमाउंट है, ये दरअसल क्या है हमारे पास, ये दरअसल हमारे पास है इक्विलिब्रियम, फाइनल कह रहे हैं आप उसे। अनयूज्ड का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल का मतलब होता है इन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम एम ई कह लेते हैं, हम इसे एम ई कह लेते हैं, है ना। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फाइनल मतलब इक्विलिब्रियम लिया जाता है। तो अब अगर हम इसके लिए मालूम करें तो हम बोलेंगे एम ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ई बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, बाकी तो फॉर्मूला सही में रहेगा ना। अब एम ई किसके बराबर माना है हमने इसका, देखो चेक करो, एसिडिक एसिड का एम ई किसके बराबर है, ए माइनस एक्स के बराबर, है ना। ए इनिशियल था, एक्स खर्च हुआ, जो बचा वो ए माइनस एक्स, जो बचा वो ए माइनस एक्स है, यानी कि एम ई इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, हमने इसके बराबर माना हुआ, फॉर्मूला बनाया हुआ। अब डब्ल्यू ई है कितना, डब्ल्यू ई है कितना, तो बता रहे हैं वो 10 ग्राम बचा था भाई, यानी लेके चले थे 30, जब घर वापस आए तो बचा कितना, 10 ग्राम, है ना, लेके चले थे 30 ग्राम, बचा कितना, 10 ग्राम, तो खर्च कितना हुआ, 20 ग्राम खर्च हुआ, 20 ग्राम खर्च हुआ। लेकिन अभी हमें 20 ग्राम की बात नहीं कहनी है, हमें अभी सिर्फ ये डिस्कस करना है भाई खर्च कितना हुआ है। हमें अभी ये मालूम करना है भाई कि हमारे पास बचा कितना है, ए माइनस एक्स इज लेफ्ट ओवर अमाउंट, ठीक है। अब डब्ल्यू ई कितना है हमारे पास, बची हुई मिकदार कितनी है, 10 ग्राम, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, फिर वही वॉल्यूम वन ले लेंगे, तो ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम 10 डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो आंसर आएगा 0.0
0.167 मोलर, 0.167 मोलर, यानी ए माइनस एक्स की वैल्यू निकल गई हमारे पास। ये जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई 0.16 मोलर, है ना। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.16 मोलर, ठीक है ना। अब हमने एसिड के मासेस को तो मोल में कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यही काम हमने क्या कहना है, अल्कोहल के लिए भी करना है। अल्कोहल का भी मास दिया गया था ना, अल्कोहल का भी मास दिया गया था ना, तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल के लिए करेंगे। फॉर अल्कोहल, अल्कोहल मतलब C2H5OH, C2H5OH। अच्छा, अब इसकी कौन सी मिकदार दी गई थी भाई, इन्होंने सिर्फ इसकी इनिशियल मिकदार दी है ना, MI दी है इसकी सिर्फ, बचा कितना नहीं बताया था इन्होंने, सिर्फ इनिशियल मिकदार दी है। अच्छा, फॉर्मूला तो हमारे पास वही रहेगा ना, MI इज इक्वल्स टू WI बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब इसका MI किसके बराबर माना है हमने, B के बराबर, है ना। तो इसका MI हमारे पास किसके बराबर है, दैट्स B। WI कितना है इसका, WI कितना है इसका 23 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 46, वॉल्यूम कितना है 1। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मोलर, है ना। बी की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 0.5 मोलर। अब ये हमारे पास आ गई इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, यानी मासेस को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दिया हमने, मासेस को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अच्छा देखिए, जब हमने मोलैरिटीज मालूम कर ली, तो हमें असल काम क्या करना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमारा असल काम क्या है, इस टॉपिक में, इस सवाल में हमारा असल काम है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करना, या हमें केसी की वैल्यू मालूम करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करना, और उसके लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम नहीं है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमें सवाल में मौजूद तमाम चीजों की इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन पता होनी चाहिए। यानी हमें ये पता हो गया है कि a माइनस एक्स क्या है, अभी हमने मालूम किया ना a माइनस एक्स, हमने ये मालूम कर लिया a माइनस एक्स क्या है, ये रहा, ठीक है, ये a माइनस एक्स है। यानी एसिडिक एसिड की हमें इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन मालूम हो गई है, सवाल में गिवन थी। लेकिन क्या इथाइल अल्कोहल की मालूम है, क्या हमें b माइनस एक्स मालूम है, क्या हमें इथाइल एसीटेट की वैल्यू यानी x मालूम है, क्या हमें पानी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी x मालूम है। तो सवाल में अभी तक हमारे पास ये बात क्लियर नहीं है, हमें सवाल में अभी तक सिर्फ ये तो क्लियर है, सवाल में हमें अभी ये तो क्लियर है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड क्या है, लेकिन हमें सवाल में अल्कोहल और बाकियों की नहीं पता। उसके लिए हमें क्या काम करना है, उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है। अब सवाल का अगला हिस्सा, ठीक है। अब देखिए हम ये काम कैसे करेंगे, अब हम करेंगे टू फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमें मालूम क्या होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन। टू फाइंड चेंज इन कंसंट्रेशन हमें पता होना चाहिए, है ना। टू फाइंड चेंज इन कंसंट्रेशन, ये काम हमारा सबसे अहम है। अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन को हम एम ई कह लें, MC कह लें, या फिर हम इसे एक्स कह लें, एक ही बात है। चेंज इन कंसंट्रेशन मानो MC, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलैरिटी, या एक्स वैल्यू, ये हमारा मेन कंसर्न है जो हमें मालूम करना है,
ठीक है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करने का फॉर्मूला जरा ध्यान में रखो। हम कहते हैं एम आई माइनस एम सी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अच्छा, अब अगर मैं इससे एम सी मालूम करने की बात करूं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एम आई माइनस एम ई। एम आई माइनस इनिशियल में से इक्विलिब्रियम को माइनस कर दीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। मानो तुम 30 रुपए लेके चले, 10 रुपए बचा के लेके आ गए, तो भाई खर्च कितना किया, ये जो खर्च किया दैट इज एक्स, दैट इज एम सी, है ना। अब 30 रुपए लेके चले, 10 रुपए बचा के लेके वापस आ गए, तो भाई खर्च कितना हुआ, 20 रुपए खर्च हुआ। बस यही बात है यहाँ पे, एम सी इज खर्च कितना हुआ, दैट्स, हम इसे कंसिडर करें एम सी से मुराद ले रहे हैं दैट इज एक्स, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब उसके लिए क्या बात हो जाएगी, इनिशियल और इक्विलिब्रियम। अब अगर तुम नोट करो, अब अगर तुम नोट करो तो इथाइल अल्को एसिडिक एसिड की बात करें हम, तो इसका एम आई भी पता है और एम ई भी पता है, इनिशियल और फाइनल दोनों पता है। इनिशियल और फाइनल पता हो तो चेंज मालूम हो जाता है ना, इनिशियल और फाइनल पता हो तो चेंज मालूम हो जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देखो, हम कह रहे हैं यूजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, क्योंकि इसकी हमें इनिशियल और फाइनल दोनों पता है ना, इनिशियल और फाइनल दोनों पता है ना, तो हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो हम कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड इज a, फाइनल इज a माइनस एक्स, और वो कितनी है हम वैल्यू देख लेते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0.5 माइनस a माइनस एक्स कितना है हमारे पास 0.167, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0.333 मोलर। ये आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास कंसंट्रेशन, है ना, ये आ गई हमारे पास कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास की कंसंट्रेशन, समझ में आ गया ये। हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू मालूम कर दी यहाँ से एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन से, क्योंकि वो इनिशियल फाइनल दोनों की गई थी, उससे हमने चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम कर लिया दैट इज x। ठीक है ना। अब अगर चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम हो गया तो फिर बाकी फाइनल कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम की जा सकती है। ठीक है ना, वो मालूम की जा सकती है। आप देखो कैसे, क्लियर होगी ना, समझ में आ गई बात। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे मालूम करी, एसिडिक एसिड के इनिशियल में से फाइनल माइनस करी तो चेंज पता चल गया ना। अब क्या मालूम करना है, टू फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मानो ई मालूम, एन ई मालूम करना है हमें। ठीक है, अब अगर हम अपने आइस कंसंट्रेशन के स्ट्रक्चर पे जाएं, जैसे ये है ना हमारा आइस कंसंट्रेशन का स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारे पास एसिडिक एसिड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो सवाल में खुद ही दी गई है, बाकियों की हमारे पास क्या है, जरा हम देखो वो लिखते हैं। हम कहते हैं देखो एसिडिक एसिड की CH3COOH इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर थी भाई, A माइनस एक्स के बराबर। वो तो सवाल में हमने खुद ही मालूम कर लिया, हमें सवाल में दी गई थी 0.167 मोलर। ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल की कितनी है C2H5OH इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हमने कहा वो किसके बराबर है B माइनस एक्स के बराबर। हमने बोला भाई B कितना है हमारे पास, B था यहाँ पे 0.5, और x कितना है, ये रहा x, ठीक है ना, माइनस कर दें कितना है 0.333। तो अब जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 0.167 मोल। तो देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल भी आ गई। ठीक है ना, हमने एसिडिक एसिड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से x मालूम किया और वहां प्लेस कर दिया। नाउ अब क्या करना है हमें, इथाइल एसीटेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है,
CH3COO C2H5 इक्विलिब्रियम किसके बराबर है भाई? वो x के बराबर है। और x कितना है? ये रहा x 0.333। इसी तरह पानी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है? आइस कंसंट्रेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे, x के ही बराबर है। वो भी कितनी आ गई? 0.333 मोल। सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई, सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई। अब क्या कहना है? अब Kc की वैल्यू मालूम करेंगे। टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc। भाई फॉर्मूला क्या होता है Kc का? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? CH3COO C2H5 at equilibrium multiplied by equilibrium concentration of water divided by equilibrium concentration of reactant एसिडिक एसिड, और साथ में कौन है? C2H5। सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई है ना? सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई। चलो प्लेस कर लेते हैं। क्या है भाई? 0.333 पावर 1। इक्वेशन में मोल इसके 1 देना, वही पावर बन गया 0.333 पावर 1। इसी तरह 0.167 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.167 पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? अराउंड 3.967, है ना? ये आ गई Kc की वैल्यू, ये आ गई Kc की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, है ना? यहाँ पे Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, नो Kc यूनिट। वजह क्या है? वजह क्या है? क्यों? वजह क्या है? क्यों क्या नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर हैं, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्लियर है?